रीता एक जिद्दी लड़की थी। वो जिस भी चीज को पसंद करती उसको वो चाहिए ही होती थी। पापा, मुझे एक नया बैग चाहिए। सबके पास नए बैग होते हैं। स्कूल खुलने वाले हैं तो नई पढ़ाई नए बैग से होनी चाहिए ना। बेटा, अभी तो वो पुराना वाला बैग ही सही है, उसी से काम चला लेना। नया बैग मैं कहाँ से लेकर आऊँ? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अगर मम्मी होती तो वो मुझे जरूर नया बैग दिला देती। रीता इसी तरह से जिद करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेती है। कुलदीप जैसे तैसे करके मुश्किल से उसको सभी चीजें दिला दिया करता था। यार, तू ऑफिस में आए दिन उधार मांगता रहता है। इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? तेरी बस एक छोटी सी बेटी ही तो है। रमेश, यार उसको आए दिन नई चीजों की जरूरत रहती है, उसी के लिए पैसा उधार ले लेता हूँ और वक्त आने पर ओवर टाइम करके निपटा देता हूँ। कुलदीप, बुरा मत मानियो। तेरी बेटी छोटी है पर बहुत जिद्दी है। अभी से अगर तू उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा तो वो आगे चलकर और जिद्दी हो जाएगी, जो तेरे लिए सही नहीं है। यार, उसकी माँ के जाने के बाद एक वही तो सहारा है मेरा। वो कुछ मांगती है तो मैं उसे मना नहीं कर पाता। उसके लिए ही तो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। अगर उसको सही समय पर सारी सुविधाएं ना दे पाऊं तो क्या फायदा? कुलदीप, ये तेरा आपसी मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु बच्ची की हर जिद पूरी करना सही बात नहीं है। कुलदीप किसी की भी बात नहीं मानता था और अपनी बेटी की सारी जिद पूरी करता था। समय बीतता है। रीता अब नौकरी करना चाहती है। पापा, मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है और अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। वहाँ से मुझे एक कार भी मिल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बेटा, तुम्हें गाड़ी चलाना तो आती नहीं है। मुझे ड्राइविंग आती है। तुम्हें ऑफिस तक मैं ही छोड़ आया करूँगा। नहीं पिताजी, मैं खुद ही गाड़ी चला लूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई मेरे ऑफिस से देखे। अगर किसी ने आपको इस हाल में देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि आप मेरे पिताजी हो और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। अरे बेटा, मैं पीछे ही तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। पास ही में तो मेरा ऑफिस है। तुम्हें छोड़कर मैं वहाँ से पैदल ही चला जाऊंगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। परंतु रीता नहीं मानती और वो गाड़ी खुद ही चलाकर ले जाती है। एक बार की बात है, रीता नशे की हालत में गाड़ी चला रही होती है। रीता, आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। ऐसा करो, तुम गाड़ी मत चलाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम्हें क्या पता मैंने कितनी पी है? मैं बेहोश नहीं हूँ, मुझे होश है और मैं गाड़ी चलाकर खुद ही लेके जाऊंगी। रीता, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो संभल कर गाड़ी चलाना, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। रीता नशे की हालत में गाड़ी चला रही होती है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और रीता की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है। तभी वहाँ से कुलदीप अपने ऑफिस की छुट्टी होने पर घर की तरफ पैदल ही जा रहा था। उसने भीड़ को इकट्ठा होते देखा तो वहाँ रुक गया। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, बेचारी अब कम ही उम्र की तो लड़की है और इसका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं बचेगी या नहीं। पूरा का पूरा मुंह ही गाड़ी के शीशे में अटक गया है। अरे भाई, क्या हुआ यहाँ? इतना भीड़ क्यों है? किसका एक्सीडेंट हुआ? क्या तुम जानते हो बिचारी को? नहीं भाई, हम तो नहीं जानते, पर इसके पास से इसका कार्ड मिला है। पता नहीं कहाँ की लड़की है और कहाँ जा रही थी। इसके घर वाले कितने चिंतित हो रहे होंगे। दिखाना तो जरा। कुलदीप जैसे ही रीता का कार्ड देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत रीता को हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। डॉक्टर साहब, रीता क्या अब सच में कभी देख नहीं पाएगी? सर, हम बस रीता को ही बचा पाए और उसकी आंखों को नहीं। एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखों में कांच गया,
जिसकी वजह से वो अपनी आंखें खो चुकी है। क्या कोई चारा नहीं है इसकी आंखों की रोशनी वापस लाने की? हाँ, बस एक तरीका है। अगर कोई अपनी आंखें दान कर देता तो तुरंत ही उसकी आंखें लगा दी जाएंगी, परंतु ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी आंखें रीता को दे सके। डॉक्टर साहब, मेरा तो वैसे भी इसके अलावा कोई नहीं है, यही मेरी दुनिया है और मैंने तो दुनिया देख ली है। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरी आंखों से दुनिया देखे। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और रीता के सामने अभी पूरी जिंदगी बाकी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी आंखें रीता को लगा दीजिए जिससे वो दोबारा से देख सके, परंतु उसको ये मत बताना कि उसके पिता ने उसको आंखें दान दी है, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आप ऑपरेशन थिएटर में आ जाइए। हम आंखें लगाने का काम शुरू करते हैं। डॉक्टर रीता की आंखों का ऑपरेशन कर देते हैं और रीता देखने लगती है, परंतु जब डॉक्टर से वो अपने डोनर के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसको बताने से मना कर देते हैं। पर जब रीता छुट्टी के वक्त अपने फॉर्म पर अपने पिता के हस्ताक्षर देखती है तो वो सब कुछ समझ जाती है। अरे, डोनर तो मेरे पिताजी थे, उन्होंने मेरे लिए अपनी आंखें ही डोनेट कर दी। ये क्या किया पिताजी आपने? मैंने उन्हें हमेशा बुरा भला कहा और उन्होंने अपनी जिंदगी की अनमोल धरोहर मुझे दे दी। रीता भागी भागी घर जाती है, परंतु कुलदीप घर छोड़कर जा चुका होता है। घर पर एक पत्र होता है जिसमें कुलदीप ने लिखा होता है, रीता बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हें बनाने में, पर तुमने मुझे नहीं समझा। अब तुम अपनी दुनिया में खुश रहना और इस सुंदर दुनिया को निहारना। मैं समझूंगा कि तुम्हारी आंखों से मैं देख रहा हूँ। आज के बाद तुम्हें मुझसे और मेरे कारण कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। अपना ख्याल रखना। रीता उस पत्र को पढ़कर रोने लगती है और अपने किए पर बहुत पछताती है। कुलदीप अपनी आखिरी निशानी रीता को देकर इस दुनिया में कहीं गुम हो जाता है। उसके बाद कुलदीप कहीं नहीं मिलता। जादुई कटोरी। मोहन बहुत ही शरारत बच्चा था। हर काम में शरारत करना उसकी आदत बन गई थी। पढ़ाई लिखाई हो या खेलकूद, किसी भी जगह वो अपनी शरारत से बाज नहीं आता था। वो अपना होमवर्क कभी समय से पूरा नहीं करता था, हमेशा कोई न कोई बहाना करके बच जाता था। स्कूल के रोज उसकी डायरी पर शिकायत लिखकर आती, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन की इस आदत की वजह से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। उन्हें दिन रात यही चिंता सताती थी कि आखिर मोहन आगे चलकर करेगा क्या। अगर उसकी यही आदत रही तो वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में भी मोहन के मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती होती थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन मोहन स्कूल से घर आ रहा था, तभी उसके दोस्तों ने कहा कि नदी के किनारे वाले बगीचे में बहुत मीठे मीठे आम लगे हैं, हम लोग तो जा रहे खाने, अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। पहले तो मोहन ने मना कर दिया। नहीं यार, बगीचे वाला पकड़ लेगा तो बहुत मारेगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, दोपहर में वहाँ कोई नहीं रहता है। हम लोग कई बार गए हैं लेकिन हमें कोई नहीं पकड़ा है। तुम चलो, कुछ नहीं होगा। अंत में मोहन अपने दोस्तों के साथ उस बगीचे में जाने के लिए तैयार हो ही गया। बगीचे तक जाने का रास्ता काफी सुनसान था। नदी के किनारे वो बगीचा था। रास्ता काफी डरावना भी था। जब वो लोग बगीचे तक पहुँचे तो सारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया। बड़े बड़े मीठे मीठे आम एकदम नीचे ही लटके हुए थे। उन्हें तोड़ने के लिए ना तो पेड़ पर चढ़ने की जरूरत थी और ना ही किसी डंडे की। छोटे बच्चे भी हाथ बढ़ाकर आसानी से उसे तोड़ सकते थे। मोहन और उसके दोस्त आम देखकर उस पर टूट पड़े। घंटे भर तक वो इस पेड़ से उस पेड़ पर जाकर आम खाए। आम खाने के चक्कर में उन लोगों ने अपना ड्रेस भी पूरा गंदा कर लिया। फिर सब लोग वही पेड़ के नीचे आराम करने लगे। मोहन तो शरारत था ही,
और उसके दोस्त भी वैसे ही थे। वो लोग जब पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तभी मोहन को नींद आ गई और उसके दोस्तों को शरारत सूझी। उन्होंने योजना बनाई कि मोहन को यहीं सोते छोड़कर चले जाते हैं। सभी उसे वैसे ही अकेला सोता छोड़ चले गए। जब मोहन के आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। वो घबरा कर उठा और चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। मोहन एकदम से डर गया। वो समझ गया कि उसके दोस्तों ने उसके साथ धोखा किया है। सभी उसे अकेला छोड़कर भाग गए हैं। अब उसे और भी डर लगने लगा। अंधेरा भी होने वाला था। मोहन ये सोचकर रोने लगा कि वो अकेले घर कैसे जाएगा। वो जोर जोर से रो रहा था। तभी उसने देखा कि एक लंबा आदमी जिसके बड़े बड़े दाढ़ी और बाल थे, वो बहुत अजीब तरह का चमकीला पोशाक पहना था, एक छड़ी लिए हुए उसकी तरफ आ रहा था। मोहन उसे देखकर भागने लगा। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाया, रुक जा बच्चे, कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत डरावने लग रहे हो। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत। इस सुनसान जगह पर अंधेरे में तुम अकेले बच्चे को नहीं रुकना चाहिए। खतरा हो सकता है, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं तो तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। आप कौन है? मैं जादूगर सम्राट हूँ। मैं किसी भी चीज को कुछ भी बना सकता हूँ। ये देखकर मोहन हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ है। जादूगर से बात करते करते मोहन को ध्यान ही नहीं रहा कि वो अभी थोड़ी देर पहले कितना रो रहा था। मोहन को भी जादूगर से जादू सीखने का मन हुआ। आप मुझे भी जादू सिखा दो। बच्चे, तुम बहुत शरारती हो और सबको परेशान करते हो। अपनी पढ़ाई पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते और घर जाने की जगह यहाँ बगीचे से आम चोरी करके आम खा रहे हो। मैं अपने जादू से तुम्हारी हर बात जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और जब तुम सुधर जाओगे तब छोड़ दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर मोहन बहुत डर गया। नहीं नहीं जादूगर अंकल, आज से मैं शरारत करना बिल्कुल छोड़ दूंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। मुझे अपने घर जाना है। नहीं, मुझे तुम्हारी बात का भरोसा नहीं है। आप भरोसा करिए, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगा और मम्मी पापा की सारी बातें भी सुनूंगा। अपना होमवर्क भी समय से पूरा कर लूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं और ये जादुई कटोरी देता हूं। अगर तुम दिन भर मेहनत से पढ़ाई करोगे और शरारत नहीं करोगे तो तुम इस कटोरी से जो भी खाने को मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम शरारत किए और पढ़ाई से जी चुराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, मंजूर है? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। हाँ 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 जादूगर अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर जादूगर मोहन को उसके घर तक छोड़ने गया। मोहन के घर वाले उसे बहुत देर से ढूंढ रहे थे। जैसे ही मोहन घर आया, सभी उसे देखकर खुश हो गए। सबने जादूगर को धन्यवाद बोला। उस दिन के बाद मोहन ने मन लगाकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी और शरारत करना भी छोड़ दिया। अब वो मोहल्ले का सबसे अच्छा लड़का बन गया। लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं था कि उसके पास एक जादुई कटोरी है जो उसे कुछ भी मांगता है खाने को देती है। उस जादुई कटोरी और जादूगर की सीख की वजह से वो आज इतनी मेहनत से पढ़ाई करके और शरारत छोड़कर एक अच्छा लड़का बन गया।